हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन यानी कि बिलेन चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिलेन चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने को दिए जाते हैं। तो ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ले लो अपना शस्त्र यानी कि अपना कॉपी और पेन ले लो, और जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरा टॉपिक मैं बताऊंगा। दो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, एक आपका है परासरण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, और दूसरा है परासरण दाब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दोनों टॉपिक को हम पढ़ेंगे, फिगर के साथ फॉर्मूला भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की है देरी। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है परासरण तथा परासरण दाब, इंग्लिश में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भैया परासरण दाब जो है हमारा बहुत स्पेशल टॉपिक है, लेकिन परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि परासरण क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। शायद आपने पहले की क्लासेस में पढ़े हों, लेकिन चलो जान लेते हैं। पहले इसका थोड़ा सा एक छोटा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर को हम समझेंगे और फिगर से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा डाउट। देखो परासरण क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। देखो डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा, डाउट ये होगा कि सर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, मैं यहीं पे क्लियर कर दूं। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलायक के जो अणु होते हैं वो आसानी से आर पार चले जाते हैं, लेकिन विलेय के अणु आसानी से आर पार नहीं जाते। ठीक है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। उसके बाद देखो इसके द्वारा विलायक के अणुओं का, विलायक क्या होता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। कम सांद्रता का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, उसकी सांद्रता कम होगी। और अधिक सांद्रता का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो। जैसे आपने चीनी पानी को घोला, चीनी विलेय है, पानी विलायक है। अगर आप ज्यादा पानी में कम चीनी घोलेंगे तो क्या होगा, शरबत थोड़ा सा पतला रहेगा यानी कि तनु रहेगा, ठीक है, कम सांद्र रहेगा। अगर आप ज्यादा चीनी डाल देते हैं उतने पानी में तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि विलेय की मात्रा बढ़ी तो सांद्रता बढ़ गई। तो कम सांद्रता का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, और अधिक सांद्रता का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। मैं सारी चीजें कंप्लीट कराता चलूंगा, एक बार फिर से डेफिनेशन समझो। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह यानी कि स्वतः बहना ही परासरण कहलाता है। फिगर समझ लो, साइड में मैंने ये फिगर बना रखा है। देखो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। मैं ऊपर लिख देता हूं, यही आपकी है, रेड लालू यादव से लिखता हूं मैं। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली, यही अर्धपारगम्य झिल्ली है जिससे विलायक के कण तो आसानी से भैया आर पार चले जाते हैं, लेकिन विलेय के कण आसानी से आर पार नहीं जा पाते हैं। जैसे मान लो भैया कोई कपड़ा है, उससे आप किसी विलायक को छानते हैं यानी कि पानी को छानेंगे तो क्या होगा, पानी आसानी से चला जाएगा। अगर आप क्या करें, उसी में आप चाशनी को ले लें, जैसे जो होता है ना, रसगुल्ले खाए हैं, उसकी जो चाशनी होती है, छेना की जो चाशनी होती है, उसमें सांद्रता ज्यादा होती है, विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो जल्दी नहीं छनेगा। वही सिंपल सा है, ठीक है एग्जांपल। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, देखो ये कम सांद्रता वाला विलयन है, दिखने से ही स्पष्ट है। देखो कम सांद्रता वाला, कम सांद्रता ये विलयन है, लेकिन ये कम सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है, कम सांद्रता का मतलब इसमें विलेय की मात्रा
कम है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, डॉट डॉट जो है थोड़े दूर दूर है, तो इसका मतलब थोड़ी कम सांद्रता है। इसमें देखो ज्यादा डॉट डॉट पास पास है, यानी कि सांद्रता ज्यादा है, ऐसा मैंने एज एग्जांपल लिया है। तो ये जो है ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है, अधिक सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, अधिक सांद्रता वाला ये विलयन है। मतलब क्या है मेरे कहने का, इसमें विलय की मात्रा कम है, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा है। तो डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया, मान लो यहां पे जो हमने लिया है, इसमें जो विलायक है, मान लो पानी है, तो यहां पे विलायक के अणु है। ठीक है, विलायक, इसमें विलायक है, क्योंकि भैया विलयन होगा तो उसमें विलायक तो होगा ही, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो मान लो ये जो विलायक है, ठीक है, क्या कहा गया यहां पे ध्यान से समझो डेफिनेशन में, कि अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का, देखो यहां पे जो विलायक के अणु है ना, उनका अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। तो इस कम सांद्रता वाले विलयन में जो विलायक है ना, इस विलायक का ध्यान से समझना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा पहले, हाँ चलो इसको मैं चेंज कर लिया। तो इस विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता, देखो ये कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह होगा, इसी को हम परासरण बोलेंगे। देखो ये स्वतः प्रवाह हो रहा है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो है वो परासरण कहलाएगा। परासरण अगर आप लोग समझ गए, ऑस्मोसिस अगर आप लोग समझ गए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझे, देखो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो देखो यहां पे कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, ठीक है, स्वतः प्रवाह, देखो ये स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। समझ गए, कुछ है नहीं भैया, बहुत सिंपल सा है, बस मतलब एक नॉर्मल भाषा में मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा इजी भाषा में कौन बताएगा। ठीक है, चलो आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं मेरे स्टूडेंट, परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब क्या होता है इसको समझ लो मेरे भाई, देखो ध्यान से। परासरण दाब क्या होता है, वही सेम प्रोसेस, अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वो वाह्य न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक दे, यानी कि इस अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वो प्रेशर, वो दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी कि विलायक के जो अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित हो रहे थे, उस क्रिया को जो प्रेशर रोक दे, उसी को हम परासरण दाब बोलते हैं। ध्यान से समझो, कुछ है नहीं, अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वो वाह्य न्यूनतम दाब जो परासरण को रोक देता है, जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। मतलब इस अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वो दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके, उस दाब को हम परासरण दाब बोलेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, परासरण दाब इसको समझो, देखो इसे फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, देखो ऐसे लिख देना, इसे पाई से डिनोट करते हैं, पाई लिखना, फाई मत लिखना, ठीक है, इससे पाई ऐसे कुछ लिखते हैं, पाई आपको पता होगा, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आपको पी भी देखने को मिलेगा, पाई के जगह पर पी भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन पाई लिखा है तो हम पाई को ही लिखेंगे, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम परासरण दाब के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलो परासरण दाब के लिए सूत्र हम निकाल लेते हैं। यहां पे हम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे परासरण दाब, परासरण दाब के लिए सूत्र, परासरण दाब के लिए सूत्र। तो परासरण दाब के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको समझ लो थोड़ा सा। फॉर्मूला होता है, एक आपने पढ़ा होगा आज पिछली कक्षाओं में, क्लासेस में, कि पाई v इक्वल टू हमारा होता है nRT।
पाई वी इक्वल टू होता है एन आर टी। ये फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़ा होगा परासरण दाब का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। यहां पे पाई क्या है, ये परासरण दाब है। वी क्या है, वॉल्यूम है यानी कि आयतन है। एन क्या है, ये मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में आर क्या है, आर जो है ये गैस नियतांक है या गैस स्थिरांक है। टी है परम ताप, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है परासरण दाब का। लेकिन एक चीज और समझ लो, चूंकि n जो आपका है ये विलेय के मोलों की संख्या है, तो चूंकि आप लोग लिखेंगे चूंकि n है विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। तो विलेय के भार को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से, और विलेय के अणुभार को डिनोट करेंगे m से, ठीक है। तो हम n के जगह पर स्मॉल w अपान m लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब हम इस n की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, देखो इधर मैं कर देता हूं, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो पाई वी तो आपका ऐसे ही रहेगा, पाई वी, ठीक है। पाई वी देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो, v हमारा कैपिटल रहेगा, तो पाई वी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, देखो n के जगह पर हम लिख देंगे w अपान m, ठीक है। तो w अपान m हो गया, और आर टी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो पाई वी इक्वल टू w अपान m आर टी, इतना हो गया। अब एक काम और कर दो आप, पाई को मतलब थोड़ा सा क्या करेंगे, देखो हमें परासरण दाब के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो पाई को इधर ही रहने देंगे और वी को भी इधर ले आएंगे। वी को हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा w अपान, देखो m इंटू, देखो इधर v इसमें है, गुणे में है, इधर नीचे आ जाएगा, तो m इंटू वी, और आर टी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इसको आप लोग कर लो पहले नोट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप लोग लिख लेना, मैं यहां पे लिखाऊंगा नहीं, देखो पाई है परासरण दाब, लिख लो पाई इक्वल टू परासरण दाब अपने नोट में। स्मॉल w है विलेय का भार, स्मॉल m जो है विलेय का अणुभार है, ठीक है। v है आपका आयतन वॉल्यूम, r है गैस स्थिरांक या गैस नियतांक, और t है परम ताप, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। यहां पे आपका n था विलेय के मोलों की संख्या, तो इसको आप लोग नोट करोगे। फिर एक फॉर्मूला मैं और भी क्रिएट करूंगा, एक फॉर्मूला मैं आपको और बताना चाहूंगा, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। चलो इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा साइड में, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेज में। देखो हम ये फॉर्मूला हमें पता है, ये पाई वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो इसको लिखेंगे, क्योंकि परासरण दाब जो हमारा होता है पाई वी इक्वल टू हमें पता है कितना होता है, पाई वी इक्वल टू हमारा होता है एन आर टी, ठीक है, इतना होता है। यहां से अगर हम पाई की वैल्यू निकालें तो एक और फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा, पाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, पाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा एन अपान वी, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और आर टी कर देंगे। ब्रैकेट में मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो एन अपान वी जो होता है, थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, ये देखो एन अपान वी जो होता है ये आपकी सांद्रता के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे लिख देंगे, देखो ध्यान से, चूंकि सांद्रता, भाई ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक गायब हो रहा है। सांद्रता जो होती है C, तो C इक्वल टू हमारा कितना होता है, देखो ध्यान से समझो, C इक्वल टू हमारा होता है, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे सांद्रता C इक्वल टू हमारा जो होता है, ये क्या हो रहा है भाई, जादू हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो C इक्वल टू हमारा होता है एन अपान बी, चूंकि सांद्रता C इक्वल टू एन अपान वी होता है, तो हमारा यहां पर एक और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अब देखो कौन सा फॉर्मूला निकल कर आएगा, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, पाई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा, देखो
चूंकि n अपान v के जगह पर हम c कर देंगे तो यहां पे CRT हो जाएगा, CRT। ये क्या हो रहा है भाई, CRT। ये हमारा एक और परासरण दाब का फॉर्मूला आ चुका है और ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना। यहां पे आपको सब कुछ पता है, ये पाई है परासरण दाब, C है सांद्रता, R है गैस स्थिरांक या गैस नियतांक, T है परम ताप। ठीक है, एक चीज और समझो, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं या इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी एस, कहीं कहीं CST भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब R के जगह पर S लिख देते हैं। ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा मैं इंप्रूव कर देता हूं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो CRT यहां पे था, ठीक है, ये फॉर्मूला था, देखो CRT, और इसी को हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू CST। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अनदर फॉर्मूला हो जाएगा। तो समझ में आया परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहां पे सारी चीजें मैं एक बार पुनः रिवाइज करूंगा, ये समझ में आ गया। चलो एक बार पुनः मैं सारी चीजें रिवाइज कर देता हूं। परासरण क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी कि इस देखो क्या होता है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। परासरण दाब क्या होता है, इस अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वो न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके, वो परासरण दाब कहलाएगा। परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं, पाई V इक्वल टू NRT होता है। तो N है विलेय के मोलों की संख्या, इसका फॉर्मूला होगा विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, तो स्मॉल w अपान स्मॉल m। ठीक है, पाई b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो n के जगह पर हम लिख देंगे w अपान m RT हो गया। पाई इक्वल टू देखो v को इधर ले आएंगे तो w अपान m इंटू v RT। ठीक है, एक और फॉर्मूला पाई b इक्वल टू NRT होता ही है, तो पाई इक्वल टू n अपान v RT भी हम लिख सकते हैं। चूंकि n अपान v जो है वो सांद्रता C के बराबर होता है, तो C इक्वल टू n अपान v हमने लग दिया। ठीक है, तो पाई इक्वल टू CRT हो गया, या इसी को पाई इक्वल टू CST भी लिखते हैं। परासरण दाब वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा और यहीं पर आपका पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है। हमारा विलयन चैप्टर फाइनली यहीं पर कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सिर्फ बताना ही नहीं, बस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।